Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में बीपीसीसी 105 की यूनिट 7 सैम्पलिंग टेक्निक्स के थर्ड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एरर्स और कहाँ पर हम यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स को, वो हमने पढ़ा था और उसकी कुछ क्वालिटीज़ पढ़ी थी एक आइडियल सैम्पल की। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं सैम्पलिंग टेक्निक के। तो ब्रॉडली हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और सेकंड पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की सारे मेथड्स को हमने कवर करा था और इस वीडियो में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पार्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पसेस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? एक ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें कोई भी रैंडमाइजेशन नहीं होती है। जो भी हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं, जो भी हमारे सैंपल बनते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स, उनको रिसर्चर खुद अपने आप सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम जो रिसर्चर है वो कितना एक्सपर्ट है सैंपल्स को कलेक्ट करने में और क्या उसको सही लगता है कि उसके अकॉर्डिंग कौन हमारे सैंपल बन सकता है, पॉपुलेशन में से कौन सा एलिमेंट हमारा जो है सैंपल में सिलेक्ट हो सकता है, वो रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली। द रिजल्ट फ्रॉम दिस टेक्निक कैन हैव बायस, दे वर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स और यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन टू हैव एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या होता है कि बायसनेस आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। बायसनेस इसमें होती है क्योंकि रिसर्चर अपनी मर्जी से सिलेक्ट करता है कि कौन उसका सैंपल बनेगा। तो पूरी पॉपुलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, सबके पास इक्वल चांस नहीं होता है कि वो हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सके। जबकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या था कि हर एक पार्टिसिपेंट के पास इक्वल चांस है, वो हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकता है, हमारा सैंपल बन सकता है। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता, सबके पास इक्वल चांस नहीं होता है। और इसके हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, जिसमें फर्स्ट है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होता है? ऑल्सो नोन एज डेलिब्रेट सैम्पलिंग, इसे डेलिब्रेट सैम्पलिंग भी बोला जाता है। जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी जजमेंट के बेसिस पर सिलेक्ट करता है पार्टिसिपेंट्स को, उसको हम पर्पसिव सैम्पलिंग बोलते हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है? आइटम्स आर चूजन फ्रॉम द एंटायर डेटा, इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट्स आइटम्स दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन में से हम सैंपल किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग में, कि जो भी इन्वेस्टिगेटर है, जो भी रिसर्चर है, अगर मान लो मुझे रिसर्च करनी है कि जितनी भी पॉपुलेशन है, मुझे उनमें से जो लोग सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है, मुझे सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करना है, मेरा रिसर्च पर्पस ये है, तो मैं अपने पर्पस के अकॉर्डिंग देखूंगी, ऑब्जर्व करूंगी कि कौन सा पर्सन ज़्यादा एग्रेसिव है, मुझे क्या लगता है कि कौन ज़्यादा एग्रेसिव है, और मैं उन्हीं को सिलेक्ट करूँ अपनी रिसर्च में। जो लोग एग्रेसिव नहीं है पॉपुलेशन में या फिर कम एग्रेसिव है, वो मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मैं अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करूंगी, मेरी जजमेंट होगी कि कौन मेरा जो पार्टिसिपेंट बन सकता है, मेरे सैंपल में पार्टिसिपेट कर सकता है। और वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरी जजमेंट के ऊपर और मैंने जो अपना पर्पस बना रखा है उसके ऊपर। थर्ड है हम कैसे यूज़ करते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग को। ये हम तब यूज़ करते हैं जब डेटा हमारा बहुत ज़्यादा डाइवर्स ना हो, ठीक है, ज़्यादा डाइवर्सिटी उसमें ना हो, वेरिएशंस ना हो, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम्स एस्पेक्ट, और जो भी इन्वेस्टिगेटर, जो भी रिसर्चर है, उसे पूरी प्रॉब्लम के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या हमारा रिसर्च पर्पस है, ठीक है, क्या हमें सिलेक्ट करना है, क्या हमें ऑब्जर्वेशन करनी है, किस टॉपिक के ऊपर हम रिसर्च करें, उसके लिए क्या क्या एस्पेक्ट्स हमें देखने हैं, सारी नॉलेज इन्वेस्टिगेटर को, रिसर्चर के पास होनी चाहिए, तब वो इसे यूज़ कर सकता है। फोर्थ है पर्पस। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द स्टडीज इंटेंट, ओनली एलिमेंट्स रिप्रेजेंटिंग द एंटायर पॉपुलेशन आर चूजन। अब यहाँ पे पर्पस होना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा जो सैंपल है उसको हम जिस तरीके से सिलेक्ट करेंगे वो डिपेंड करता है, बेस्ड करता है हमारे स्टडी के इंटेंट पर। ठीक है कि हम क्या चीज़ स्टडी करना चाहते हैं, और जो भी एलिमेंट्स हमारे उस पूरे क्राइटेरिया को हमने जो हमारा जो भी सैंपल हो वो ऐसा हमें चूज़ करना है जो कि हमारे इंटेंट को फुलफिल करता हो, हमारा जो पर्पस है उसे फुलफिल कर सके, उसे रिप्रेजेंट कर सके और इंटायर पॉपुलेशन को भी जो है रिप्रेजेंट कर सके वो सैंपल। हमें ऐसा सैंपल कलेक्ट करना है। तो ये थी पर्पसिव सैम्पलिंग। अब पर्पसिव सैम्पलिंग की क्या क्रिटिसिज्म है वो हमें पढ़ना है। क्रिटिसिज्म ऑफ पर्पसिव सैम्पलिंग में फर्स्ट है बायस, कि पहले बायसनेस क्यों आई? क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेटर होते हैं उसके खुद के क्या ओपिनियंस है, वो भी सिलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी बायसनेस आ जाते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारे इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि जो पर्पसिव सैम्पलिंग है वो बायस्ड है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाया गया है सेकंड पॉइंट में। रिसर्चर स्टडी हॉस्टल एक्सपेंसेस में ओनली चूज स्टूडेंट्स हु डाइंग आउट लीडिंग टू बायस्ड रिजल्ट्स। मान लो कि एक रिसर्चर रिसर्च करना चाह रहे हैं कि हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके एक्सपेंसेस के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं कि वो कितने एक्सपेंसेस होते हैं उनके। अब यहाँ पे क्या करा, रिसर्चर ने सिर्फ उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करा अपनी रिसर्च में, उन्हीं को सैंपल लिया जो कि हमेशा बाहर ही खाना खाते हैं, ठीक है, जब अपना डिनर लंच वगैरह सब कुछ बाहर करते हैं, तो उनके एक्सपेंसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। और जो लोग बाहर नहीं करते वहाँ पर क्या होगा कि उन लोगों को हमने सिलेक्ट नहीं करा, तो हमारे रिजल्ट्स में क्या आएगा, बायसनेस आएगी। तो इस वजह से हम इसे क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसिज्म मिला है पर्पसिव सैम्पलिंग को, क्योंकि इसमें बायसनेस बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल व्यू, कंसीडर फ्लोर बाय मैनी स्टैटिस्टिशियंस, नॉट वाइडली रिकमेंडेड ड्यू टू लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। बहुत सारे जो स्टैटिस्टिशियंस हैं उन्होंने इसको इतना कंसीडर, इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा है, इसको इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते पर्पसिव सैम्पलिंग को। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बायसनेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ पाते।
फोर्थ, एक्सपर्ट यूज। नेक्स्ट इसमें जो क्रिटिसिज्म है, कैन बी यूजफुल इफ डन केयरफुली बाय एन एक्सपर्ट। इसको हम तभी यूज़ कर सकते हैं, सही तरीके से तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम इसमें एक्सपर्ट हो जाए, ठीक है, जब हमें इसमें एक्सपर्टीज़ मिल जाए। अगर हम एक्सपर्ट नहीं है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस पर्पसिव सैम्पलिंग को सीखने में, क्योंकि आपको हर एक पार्टिसिपेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, अपनी पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ऊपर से आपका जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा डाइवर्स नहीं होनी चाहिए। साथ में आपको अपनी स्टडी का इंटेंट, जो भी आपकी स्टडी का पर्पस है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए और उस पर्पस को कैसे फुलफिल करा जा सकता है, कौन सा सैम्पल सबसे सूटेबल रहेगा उसके लिए, और क्या मेरा जो सैंपल मैंने सेलेक्ट करा है क्या वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये चीज़ का ध्यान रखना होता है। और ये बहुत टाइम बाद हमें समझ में आता है। तो ये भी एक इस वजह से भी इसे काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला है, क्योंकि इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और बहुत एक्सपर्ट इंसान इसको कर सकता है, यूज़ कर सकता है पर्पसिव सैम्पलिंग को। तो ये थे कुछ क्रिटिसिज्म पर्पसिव सैम्पलिंग के, कि इसे करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो स्टेटिस्टिशियंस है वो भी इसको इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, बहुत कम होती है, और सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बायसनेस बहुत ज़्यादा होती है। ये थी पर्पसिव सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग की क्रिटिसिज्म। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकंड मेथड है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, वो है क्वार्टर सैम्पलिंग। नेक्स्ट है इसमें क्वार्टर सैम्पलिंग। क्वार्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जो भी हमारा सैंपल, ठीक है, जो भी हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को हम मल्टीपल रिसर्चर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डेटा को हम डिवाइड कर देंगे अमंग इन्वेस्टिगेटर्स। यानी कि मान लो 3 इन्वेस्टिगेटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, जो कि रिसर्च करेंगे, जो कि सैम्पलिंग, जो कि हमारा सैंपल निकालेंगे। ईच इन्वेस्टिगेटर पिक्स अ सेट नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम द सब ग्रुप। यहाँ पर क्या होता है कि मान लो 3 रिसर्चर्स मैंने लिए हैं और तीनों रिसर्चर जो हैं अलग अलग स्टेट में, वो लोग पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट करेंगे। ये होता है क्वार्टर सैम्पलिंग में। अब अगर मुझे चाहिए कि मेरी रिजल्ट रिलायबल हो, वैलिड हो, अच्छी हो, तो यहाँ पर क्या मेन डिपेंडेंस होनी चाहिए, जो हमारा सक्सेस है, ठीक है, जो हमारी सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑनेस्टी एंड स्किल ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, कि इन्वेस्टिगेटर के पास कितनी स्किल्स है, कितना वो एक्सपर्ट है, ठीक है, और कितनी ईमानदारी से वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो पॉपुलेशन से सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं। ये उसकी ऑनेस्टी और उसके स्किल के ऊपर बेस करता है कि हमारी जो रिसर्च है वो कितनी सक्सेसफुल होगी। रिजल्ट्स कैन बी अनरिलायबल ड्यू टू वेरिड प्रोफिशिएंसी। अब हर पर्सन के पास बराबर, हर जो इन्वेस्टिगेटर है, सब लोग बराबर ही एक्सपर्ट हो, सबके पास बराबर नॉलेज हो, या फिर सभी लोग ऑनेस्ट हो, ये बात इतनी कंफर्म नहीं होती, ठीक है। हो सकता है कि कोई रिसर्च कर रहा है, मैंने अपनी टीम बनाई है 3 रिसर्चर्स की, मैं दिल्ली में डेटा कलेक्ट करूँगी, यानी कि मैं दिल्ली में सैंपल लूँगी दिल्ली के पार्टिसिपेंट्स से, और कोई महाराष्ट्र के पार्टिसिपेंट से डेटा लेगा, सैंपल लेगा, और कोई पंजाब के पार्टिसिपेंट्स जो पॉपुलेशन है वहाँ से सैंपल लेगा, ठीक है। अब मैं अपना काम ईमानदारी से कर रही हूँ, ठीक है, मुझे अपनी रिसर्च बहुत अच्छी चाहिए, मेरे पास एक्सपर्टीज़ भी है, मैं अपना डेटा सही निकालूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि बाकी के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो भी इतने एक्सपर्ट हो, या फिर उनके पास भी इतने स्किल्स हों कि वो सही से डेटा ले, या फिर अगर है भी तो वो इतना मन लगा के काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरे इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो कितने ऑनेस्ट है, कितने स्किल्ड है, इसके ऊपर डिपेंड कर जाती है हमारी सक्सेस क्वार्टर सैम्पलिंग में। और इसकी वजह से क्या होगा कि मेरे रिजल्ट्स भी इतने रिलायबल नहीं आएंगे। अब रिलायबल क्या हो गया कि बार बार सेम ही रिजल्ट्स आने चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रिजल्ट्स में। अगर 3 रिसर्चर्स हैं, ठीक है, सब लोग अलग अलग कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि रिलायबल वो नहीं हो पाएगा। तो ये होता है क्वार्टर सैम्पलिंग। अब अगर हम अलग अलग जने हैं और टॉपिक हमारा सेम है, हम लोग एक ही रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम तीनों इन्वेस्टिगेटर्स, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि इस वजह से मुझे कुछ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे। हम लोग को एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स, कुछ कोटा सेट करना पड़ेगा अपने पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए। रिक्वायर्स अ स्टैंडर्ड टू एंश्योर दी सैंपल रिप्रेजेंट दी पॉपुलेशन। अगर मुझे चाहिए कि मेरी पॉपुलेशन जो भी है उसके लिए मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मिल जाए, तो वहाँ पे मुझे कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करने पड़ेंगे, कोटा सेट करना पड़ेगा, और जो भी वो क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वही मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकता है। या फिर वो जो स्टैंडर्ड्स होंगे उनको सबको मानना पड़ेगा, जितने भी हम इन्वेस्टिगेटर्स हैं सबको वो स्टैंडर्ड्स फुलफिल करने पड़ेंगे, ताकि एक रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन मुझे मिल सके। इसी वजह से इसका नाम है कोटा सैम्पलिंग, क्योंकि हम यहाँ पर एक कोटा, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, प्री डिफाइंड होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हमारा जो सैंपल है उसे सिलेक्ट करेंगे। ट्रेड्स इन दी सैंपल शुड मैच दी पॉपुलेशन ट्रेड्स। और वो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि जो सैंपल के ट्रेड्स हैं और जो पॉपुलेशन के ट्रेड्स हैं वो मैच करते हो एक दूसरे से। तो ये होता है कोटा सैम्पलिंग। यहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स के बीच में पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है, और वो लोग अपने अकॉर्डिंग सैंपल कलेक्ट करते हैं। अब वो जो सैंपल हम लोग निकाल रहे होते हैं अलग अलग, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है ताकि सही से हम लोग करें, और जो हमारी सैंपल के ट्रेड्स हैं, पॉपुलेशन के ट्रेड्स एक दूसरे से मैच करते हो, तो हमें कुछ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड से कोटा सेट करना पड़ता है। ये था कोटा सैम्पलिंग। तो अब तक हमने पर्पसिव सैम्पलिंग पढ़ा है और कोटा सैम्पलिंग पढ़ा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर। अब हम थर्ड जो मेथड है उस पर चलेंगे, जो कि है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। थर्ड है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टिगेटर यहाँ पर आइटम्स को सिलेक्ट करेगा, यानी कि सैंपल्स को सिलेक्ट करेगा अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर। नो सिस्टमैटिक प्लान और प्रोसेस, यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं होती है, कोई प्लान नहीं होता है। यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं कि मैं अपने कॉलेज में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, मुझे डिसर्टेशन करनी है और मुझे अपने पार्टिसिपेंट्स को लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इतना टाइम नहीं है,
ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो इंसान मुझे मिलेगा मैं उसी के ऊपर वो रिसर्च कर दूँगी। मैं सबको बोलूँगी कि भाई प्लीज़ मेरा ये जो रिसर्च फॉर्म है, मेरा जो क्वेश्चन है इसको फुलफिल कर दो ताकि मेरी रिसर्च पूरी हो सके। और अगर वो अग्री करते हैं तो वो रिसर्च फॉर्म फिल कर देंगे, अदरवाइज मुझे किसी और को पूछना पड़ेगा। तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मेरे को जो मिलता है मैं उसी फॉर्म फिल करवा लूँगी, वही मेरा सैम्पल बन जाएगा। ये होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसको हम यूज़ कब करते हैं, इसको कौन लोग यूज़ करते हैं? कॉमनली यूज बाय टूरिस्ट। इसे मोस्टली जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं वो लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी ईजी हो जाता है उनके लिए। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो भी लोगों ने मिलते रहते हैं उन्हीं को वो अपना सैंपल बना लेते हैं और उन्हीं से अगर उन्हें कोई क्वेश्चन फिल करवाना तो क्वेश्चन भी फिल करवा सकते हैं। आगे जाके अगर उन्हें कोई ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है, तो वो उधर भी उसे कर सकते हैं अपने लिमिटेड इंटरेक्शन में जो भी उन्होंने करा है। तो ये होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। क्रेडिबिलिटी, थर्ड पॉइंट है इसमें, लैक्स साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी नोन एज हिट और मिस मेथड। अब हम इसमें ना तो कोई हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है, ना हमारा कोई प्लान है, कोई सिस्टमेटिक वे में हम लोग नहीं चलते हैं, तो इसमें साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी बहुत कम होती है। इसमें साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। इसको हम हिट और मिस मेथड बोलते हैं कि अगर मैंने किसी से बोला प्लीज़ आप मेरा ये फॉर्म फिल कर दो और मेरी रिसर्च में सैंपल बन जाओ, पार्टिसिपेंट कर लो, और अगर उसने कर दिया, हाँ बोल दिया, तो हाँ वो ठीक है। अगर उसने मना कर दिया तो मुझे मेरा वो पार्टिसिपेंट मिस हो गया, मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। तो इसे हिट और मिस मेथड भी बोलते हैं और इसमें क्रेडिबिलिटी नहीं होती, साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी इसमें नहीं होती है। सिलेक्शन बेसिस, चूज सैंपल बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, यूज व्हेन अवेलेबिलिटी इज कॉस्टली और रेयर। ये हम मोस्टली तब यूज़ कर सकते हैं जब मेरे पास या तो पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है, ठीक है, या फिर मेरा इतना एक्सेस नहीं है किसी भी जगह पर। मान लो अगर मैं कॉलेज के अंदर एक्सेस नहीं कर सकती किसी कॉलेज के ऊपर मैं रिसर्च करना चाह रही हूँ, कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर, और वहाँ वो जो कॉलेज के लोग हैं, ठीक है, वो मेरे को एंट्री नहीं दे रहे अंदर, मेरा एक्सेस ही नहीं है उन लोगों तक, तो मैं क्या करूँगी, मैं गेट के बाहर खड़ी रहूँगी और वहाँ पर जो भी जब कॉलेज खत्म होता है उस टाइम पर जो भी पार्टिसिपेंट्स आते जा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं, मैं उनको अपना फॉर्म फिल करवा सकती हूँ उनसे, तो वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग होगी। तो जो भी मेरे पास अवेलेबल है मैं उन्हीं लोगों से अपना फॉर्म फिल करवाऊंगी। और ये हम मोस्टली तब करते हैं जब हम एक्सेस नहीं कर सकते किसी जगह पर, या फिर हमारे पास पार्टिसिपेंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, या फिर बहुत रेयर लोग होते हैं जो हमें मिल सकते हैं। अगर मैं किसी हॉस्पिटल में रिसर्च करना चाह रही हूँ और वहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करना चाह रही हूँ, बट वो लोग मुझे इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं दे रहे हैं, तो मेरे को जो मिलता है उस डिसऑर्डर से रिलेटेड या फिर उस पर्सन से रिलेटेड जो किसी मेडिकेशन को यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो मैं उनसे फॉर्म फिल करवा लूँगी। तो वो हो जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जो हमें जो मिल गया अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने उसी को अपना पार्टिसिपेंट बना लिया, तो वो हो गई कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो अब तक हमने पर्पसिव सैम्पलिंग पढ़ा है, क्वाटा सैम्पलिंग पढ़ा है और कन्वीनियंस सैम्पलिंग पढ़ा है। अब लास्ट है इसमें स्नोबॉल सैम्पलिंग। लास्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है? यूज्ड व्हेन रिसर्चर नोज लिटिल अबाउट द पॉपुलेशन, स्टार्ट्स विद वन इंडिविजुअल हु रेफर्स अदर्स। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है कि ये वो सैम्पलिंग है, इसको तब हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज बहुत ज़्यादा कम हो, हमें नहीं पता कि पॉपुलेशन कौन है या फिर कहाँ रहती है, ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सेस भी नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर हम स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पार्टिसिपेंट को हम लोग पहले ढूंढ लेंगे, ठीक है, उस पार्टिसिपेंट को हम बोलेंगे कि देखो मेरी ये रिसर्च है, इसका ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया, अगर आप किसी को जानते हो तो आप उसको भी ये फॉर्म फिल करवा सकते हो, उसको भी कह सकते हो कि वो हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, और उससे कहना कि वो और भी कुछ लोगों को अपने साथ जोड़े। तो इस तरीके से मेरे पास सैंपल कलेक्ट होता है। एक पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट को बोलेगा, फिर वो और अपने जिन लोगों को जानता है जो मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिर वो लोग और लोगों को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से मेरी जो सैंपल है वो कलेक्ट होता जाएगा। प्रोसेस क्या होती है इसमें? रिसर्चर आस्क फॉर रिकमेंडेशंस फ्रॉम इनिशियल पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं अपनी रिसर्च करना चाह रही हूँ और मैं किसी स्कूल में हूँ, तो मैं स्कूल के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको बोलूँगी आप मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट करो, और जब वो पार्टिसिपेट कर लेंगे तो मैं उनको बोलूँगी कि आप और भी जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, फिर मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो और उनसे कहना कि वो और भी लोगों को रेफर कर सके। तो ये होती है इसकी पूरी प्रोसेस स्नोबॉल सैम्पलिंग की। और इस तरीके से धीरे धीरे जो मेरे पास एक पार्टिसिपेंट था उसके थ्रू क्या होगा, धीरे धीरे वो साइज ग्रो होता जाएगा और मेरे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे और मेरा सैंपल फुलफिल हो जाएगा। और इस जो टेक्निक का नाम स्नोबॉल क्यों पड़ा? बिकॉज द सैंपल साइज इंक्रीजेज लाइक अ रोलिंग स्नोबॉल। जैसे अगर मैं एक बहुत ही बर्फीले पहाड़ से ऊपर से एक छोटी सी स्नोबॉल को छोड़ूं, तो वो धीरे धीरे उससे और भी स्नोबॉल मिक्स होती जाएगी और वो एक बहुत बड़ी स्नोबॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही मैं एक पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करूँगी, वो और पार्टिसिपेंट्स को अपने साथ जोड़ता जाएगा। इसे बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। और इसमें हो सकता है कि पार्टिसिपेंट जिन अपने फ्रेंड्स को ही सिलेक्ट करें या फिर जो उनके रिलेटिव्स है सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करें, तो इस वजह से यहाँ पर बायसनेस आ जाती है। और ये इधर कोई भी रैंडमाइजेशन तो होती नहीं है, ठीक है, हमने कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं करा, यहाँ पे बायसनेस आई है, इस वजह से ये क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये थे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स, मेथड्स जो हमने पढ़े हैं। फर्स्ट पर्पसिव सैम्पलिंग, सेकंड क्वार्टर सैम्पलिंग, थर्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड लास्ट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है उसकी जितनी टेक्निक्स थी वो हमने पढ़ लिया था सेकंड पार्ट में, और स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है वो हमने पढ़ लिया। अब हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं लास्ट, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सबसे पहले एडवांटेजेस। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ ईजियर टू अंडरटेक, ठीक है, काफ़ी ईजी होता है हम इसको यूज़ करना, ठीक है। लेसर डिग्री ऑफ प्री कंसीव्ड नोशंस एंड जजमेंट्स इन्वॉल्व। यहाँ पर बायसनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि हम लोग जो है बिल्कुल रैंडम हम लोग सेलेक्ट करते हैं।
पार्टिसिपेंट्स को भी पता, जो रिसर्चर है उसे भी इतना कंफर्म नहीं होता कि कौन मेरे रिसर्च में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि हम लॉटरी मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बायसनेस नहीं आती है। द रिसर्च फाइंडिंग्स आर हाईली रिलायबल, इस वजह से जो मेरी रिसर्च की फाइंडिंग्स होती है वो ज़्यादा रिलायबल होती हैं और सैम्पलिंग एरर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं और ज़्यादा एक्यूरेट मेरे रिजल्ट्स आ सकते हैं। इट इज ईजिली परफॉर्म इवन ऑन नॉन टेक्निकल प्रोसेसेस। नॉन टेक्निकल पर्सन, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको ज़्यादा टेक्निक्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी इसे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि मान लो वो लॉटरी मेथड का यूज़ करना है तो उसे क्या करना है, उसे सभी पार्टिसिपेंट जो भी उसके पास पॉपुलेशन है उसमें से सबको उसको चिट्स बनानी है, सबका उसमें रोल नंबर लिखना है, सबको एक नंबर असाइन कर देना है 1 to 10 या 1 to 100 जितने भी पॉपुलेशन है मेरे पास, ठीक है। सबको एक बॉल में सबकी चिट्स डालनी है और एक एक करके जितना भी मेरा सैंपल साइज, अगर 50 मेरा सैंपल साइज है तो मैं 50 चिट्स निकालूंगी, जो भी उसमें नंबर आएगा उसको सिलेक्ट कर लूँगी। तो ज़्यादा इधर एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक बायस, यहाँ पे कोई भी सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक बायस नहीं आता है। तो ये एडवांटेजेस हैं किसकी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, मोनोटोनस, ठीक है, काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है, काफ़ी बोरिंग हो जाता है ये। चांसेस दैट ओनली अ स्पेसिफिक क्लास में बी चूजन, इसमें ये चांसेस हो सकते हैं कि मान लो मैंने लॉटरी मेथड ही यूज़ करा है, ठीक है। अब लॉटरी मेथड में क्या हुआ कि जो भी चिट्स मेरे पास आई हैं उसमें सिर्फ लड़कियाँ आ गई, लड़के कोई आई ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि मेरी जो पॉपुलेशन, जो मेरा सैंपल होगा वो इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं हो पाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा, कोई एक ही कम्युनिटी मेरे पास आ गई सिर्फ, तो ये भी इसमें गड़बड़ हो सकती है। ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज़ हायर, कि ये थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है कि जैसे मैंने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर लिया, ठीक है। तो सिस्टमैटिक में क्या होगा कि मैं एक पहले फर्स्ट जो मेरा पार्टिसिपेंट होगा, एलिमेंट होगा, उसको मैं सिलेक्ट करूँगी, फिर बोलूँगी कि हर 10th पार्टिसिपेंट मेरा पार्टिसिपेंट बन सकता है, हर 10th जो पर्सन होगा उसको मैं सिलेक्ट करूँगी। और बाद में भी लास्ट में जब मैं सैंपल देखूँ तो हो सकता है वहाँ पर क्या हुआ कि मेरे पास सिर्फ एक ही कम्युनिटी आ गई, ठीक है, या फिर जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ मेरा सैंपल नहीं बना, तो मेरे को दोबारा से वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का यूज़ करा तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाएगा। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। इस जनरली मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, और ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। तो ये थी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। अब लास्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इन केस ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट, शी और ही कैन बी इजीली रिप्लेस्ड बाय समवन एल्स। मान लो कि अगर मैं पॉपुलेशन से अपना डेटा सैंपल लेना चाहती हूँ और कोई पार्टिसिपेंट जो मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो मैं इजीली उसे रिप्लेस कर सकती हूँ। कि कोई मैं किसी से कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं उसको बोल रही हूँ कि भाई प्लीज़ आप मेरा रिसर्च फॉर्म फिल कर दो और मेरी रिसर्च में सैंपल बन जाओ, लेकिन वो बोल रहा है भाई मुझे नहीं बनना, तो मैं इजीली उसे रिप्लेस कर सकती हूँ, किसी और पार्टिसिपेंट के पास जा सकती हूँ। तो ये किसका बेनिफिट है। और ये लेस एक्सपेंसिव भी होता है, हाईली टाइम इफेक्टिव, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। सैम्पलिंग मेथड्स आर इजी टू एग्जीक्यूट, और सैम्पलिंग मेथड जो है वो काफ़ी इजी होते हैं एग्जीक्यूट करने। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की जरूरत नहीं, काफ़ी इजी हो गया ये यूज़ करना। तो ये हो गई एडवांटेजेस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। अब है नेक्स्ट इसमें लास्ट डिसएडवांटेजेस। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डिसएडवांटेजेस क्या है। ओनली एक्सेसिबल इंडिविजुअल्स आर चूजन एंड दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एसिमुलेटिंग इंपॉर्टेंट डेटा। यहाँ पर क्या हुआ कि मैं अपनी जिन भी लोगों को मैं एक्सेस कर सकती हूँ, जो भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा डेटा होगा, क्योंकि जो मेरे पास सैंपल आएगा वो इतना रिप्रेजेंटेटिव हो। ये किसकी डिसएडवांटेज है। नो वे टू जज द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पर हम जज तो करते हैं, हमारी जजमेंट आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम जो जज कर रहे हैं कि हाँ ये पार्टिसिपेंट जो है मेरा सैंपल अच्छा बन सकता है और ये जो मैंने सैंपल अपना सिलेक्ट करा है, सैंपल जितना भी मेरे पास आया है वो मेरी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसमें ये इतना एक्यूरेट नहीं हो पाता कि मैं एक्यूरेट सही पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करूँ पूरी पॉपुलेशन में से। तो यहाँ पर कभी भी ये चीज़ नहीं हो सकती कि कोई एरर ना आए। टू मच डिपेंडेंस ऑन रिसर्चर्स जजमेंट, और यहाँ पे सारा जो डिपेंडेंस हो जाती है वो किसके ऊपर चल जाती है, रिसर्चर की खुद की जजमेंट, कि वो कितना अच्छे से जज कर पा रहा है। नो वे टू एस्टिमेट मार्जिन ऑफ एरर। अब यहाँ पे कितना एरर आ सकता है, जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में तो हम लोग कर सकते थे कि 5% का एरर आ सकता है या फिर 1% का एरर आ सकता है। यहाँ पे कोई भी मार्जिन नहीं होता है कि कितना एरर आ सकता है, क्योंकि अगर मैंने सारा ही जो सैंपल है, मैंने सिर्फ अपने जो मेरे रिलेटिव्स हैं या फिर जो मेरे फ्रेंड्स हैं, सिर्फ मैंने उन्हीं को सिलेक्ट करा अपना पार्टिसिपेंट बनाया अपने सैंपल में, तो यहाँ पर क्या होगा कि एरर बहुत ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि मैंने सिर्फ जो जिन लोगों को मैं जानती थी सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट कर लिया, उन्हीं पे पूरी रिसर्च कर दी, तो इतनी रिलायबल नहीं होगी, तो उसमें एरर बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। कितने आएंगे वो भी मुझे नहीं पता। देयर कैन बी अ बायस वाइल सिलेक्टिंग यूनिट्स। बायसनेस आ सकती है जब मैं यूनिट्स को सिलेक्ट करूँ, यानी कि पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करी हूँ। डज नॉट फोकस ऑन इफेक्टिवनेस इंस्टीड थ्राइव्स ऑन सिंपलिसिटी। यहाँ पे इफेक्टिवनेस के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करा जाता है, बस जितना सिंपल हो सके, जितना ईजी हो सके उस चीज़ पे फोकस करा जाता है। तो ये किसकी डिसएडवांटेज है। तो हमने अपना पूरा चैप्टर अब तक कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमने सारी पढ़ ली है, और इनके क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस है ये भी हमने कवर कर लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने पूरा अपना सैम्पलिंग टेक्निक्स यूनिट 7 कवर कर लिया। हमने
सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग टेक्निक्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एरर्स, कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, क्या आइडियल सैंपल की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ये सब हमने कवर कर लिया। सेकंड पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के सारे टाइप्स जो हैं, टेक्निक्स जो है वो हमने कवर कर ली थी। और आज की इस वीडियो में हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, क्वार्टर सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग ये हमने कवर कर लिया। साथ में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की ये भी हमने कवर कर लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई हो। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो आप टेलीग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल एक बार देख लेना। और धीरे धीरे यूनिट्स में अपलोड कर दूंगी, सो डोंट वरी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ प्लीज़ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और ये यूनिट जो है ये रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजिकल रिसर्च में जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं बीपीसीसी 105 में, तो ये सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ जो है सभी के लिए हेल्पफुल है। तो आप किसी को भी भेज सकते हैं जो भी साइकोलॉजी पढ़ रहा है स्टूडेंट और उसको इसकी ज़रूरत है तो आप उसको सेंड कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।